हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आईसीसी में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व के टॉप 51 प्रश्न। और ये जो टॉप 51 प्रश्न हैं ये सब के सब एमसीक्यू और वन लाइनर है, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन भी होंगे और कुछ प्रश्न में ऑप्शन नहीं होंगे। आप लोग अगर बिहार बोर्ड क्लास 12 के विद्यार्थी है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो से लगभग 3-4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए आज का टेस्ट देने के लिए। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग बताइए। पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वह वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। तो आप लोग को याद रखना है बी इसका राइट आंसर होगा। कोई आपसे पूछे कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताइए तो आप तुरंत क्या कहिएगा? वेबर कहिएगा। अब नीचे देखते हैं, यहाँ से सीजीएस मात्रक पूछा गया है। एसआई मात्रक तो अभी आपने देखा कि वेबर है। अगर सीजीएस मात्रक एग्जाम में पूछ ले कि चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है तो आपको क्या बताना है? तो याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का जो सीजीएस मात्रक होता है वह मैक्सवेल होता है। क्या होता है? मैक्सवेल। मैक्सवेल एक वैज्ञानिक है, क्रिकेटर मत समझ लीजिएगा। जो ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर है मैक्सवेल वो नहीं। ये चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल एक बहुत ही पुराने वैज्ञानिक हैं, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो 2 प्रश्न आप लोग को याद हो गया होगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो अगला प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वह वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला दोनों होता है। आप लोग को याद रखना है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग टेस्ला भी बोलते हैं। ये दोनों किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ज़्यादातर टेस्ला एग्जाम में पूछता है, लेकिन ओरिजिनल में यह होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपको ध्यान में रखना है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो सभी लोग को याद रखना है जब सीजीएस मात्रक पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र का तो आपको बताना है गॉस। क्या बताना है? गॉस बताना है। और इस गॉस को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से। तो आपको यह भी याद हो गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो यह होता है गॉस। अब यहाँ से एक वन लाइनर सवाल है कि एक गॉस का मान कितना होता है। तो बताइए सभी लोग, एक गॉस का मान आपको पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए यह होता है 10 के पावर -4 टेस्ला। याद रखना है सब लोगों को, एक गॉस बराबर क्या होता है? 10 के पावर -4 टेस्ला। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन लाइनर ही है कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है या अदिश राशि। कमेंट करके बताइए सभी लोग, चुंबकीय क्षेत्र जो है वह सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो सभी लोग को याद रखना है ये जो चुंबकीय क्षेत्र आप लोगों को दिख रहा है यह कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि? सदिश राशि। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला वन लाइनर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित की जाती है। अभी आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, सीजीएस मात्रक गॉस होता है, यह एक सदिश राशि है। अब पूछ रहा है कि इसकी दिशा किससे निर्धारित की जाती है। तो सभी लोग को याद रखना है चुंबकीय सुई से। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वह किससे निर्धारित होती है? तो आप लोगों को याद रखना है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई से इसकी दिशा निर्धारित की जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किसी स्थान पर नमन कोण वह है जो, बताइए नमन कोण किसे कहेंगे, यही आपसे पूछ रहा है। तो
इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या है बी में कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ बनाता है। देखिए नमन कोण दो चीज़ों के बीच बनता है, तो आपको याद रखना है नमन कोण किसके किसके बीच बनता है। एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और दूसरा क्या होता है? क्षैतिज दिशा। एकदम आपसे कोई पूछे कि नमन कोण किसे कहते हैं, आप झट से कहिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज दिशा। चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज दिशा के बीच जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि धरती के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो धरती का जो चुंबकीय ध्रुव होता है उस पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो सभी लोग को याद रखना है 90 डिग्री। आप लोग पढ़े होंगे कि दो ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल पर भी पूछे कि नमन कितना होता है तो आपको बताना है 90 डिग्री, और साउथ पोल पर भी पूछे तो क्या बताना है? 90 डिग्री बताना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चुंबकीय नमन का मान शून्य होता है। बताइए चुंबकीय नमन का मान जो शून्य होता है वह कहाँ होता है? तो सभी लोगों को याद रखना है चुंबकीय नमन का जो मान शून्य होता है वह चुंबकीय निरक्ष पर होता है। कहाँ होता है? चुंबकीय निरक्ष पर। चुंबकीय निरक्ष समझ में नहीं आ रहा है तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि यह एक पृथ्वी है, यह क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी के जो बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है इसी को हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं। हिंदी में विषुवत रेखा और इंग्लिश में इक्वेटर। तो यहीं क्या हुआ? चुंबकीय निरक्ष हुआ। क्या हुआ? चुंबकीय निरक्ष। तो इसी चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर होता है उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और नीचे की ओर होता है साउथ पोल। यह सब माना गया है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल पर 90 डिग्री और साउथ पोल पर भी 90 डिग्री और बीच में कितना? 0 डिग्री। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जब भी कोई आपसे पूछे कि विषुवत रेखा पर चाहे चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण कितना होता है तो 0 डिग्री, और नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर पूछेगा तो क्या बताना है? 90 डिग्री। अब आगे है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। तो यह फिगर देख के आप बता सकते हैं। कहता है कि उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर। तो देखिए यार उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री है और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। तो 90 से घट घट के कितना हो गया होगा? 0 डिग्री हो गया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तरी ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो नमन कोण का मान क्या होता है? घटता है। तो सी इसका सही उत्तर होगा। जो भी लोग सी कमेंट किए हैं सबका आंसर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किसी स्थान पर आभासी नमन कोण सदा क्या होता है। मतलब आभासी नमन कोण जो होता है वह यथार्थ नमन कोण से अधिक होता है, यथार्थ नमन कोण से कम होता है, यथार्थ नमन कोण के बराबर होता है, या फिर अक्षांश ज्ञात नहीं होने तक नहीं कहा जा सकता। देखिए तो नमन कोण दो तरह का होता है। एक होता है आभासी नमन कोण और एक होता है यथार्थ। यथार्थ मतलब जो वास्तविक है, तो यथार्थ नमन कोण। तो आपको याद रखना है कि यथार्थ नमन कोण जो होता है वह हमेशा आभासी नमन कोण से जो है छोटा होता है। यथार्थ नमन कोण जो होता है वह आभासी नमन कोण से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आभासी नमन कोण सदा यथार्थ नमन कोण से अधिक होगा। तो ए इसका राइट आंसर होगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। आपको याद रखना है कि यथार्थ नमन कोण छोटा होगा और आभासी नमन कोण बड़ा होगा। यही सवाल इसमें पूछा गया है, आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में पूछ रहा है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक अगर आपसे कोई पूछे तो आपको झट से बता देना है टेस्ला।
क्या बता देना है? टेस्ला। अब कुछ लोग कहें कि सर थोड़ी देर पहले आप दूसरा में बताए थे। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का भी एसआई मात्रक टेस्ला होता है और चुंबकीय प्रेरण का भी एसआई मात्रक टेस्ला होता है। तो ये दोनों याद रखना है, चुंबकीय प्रेरण का भी एसआई मात्रक टेस्ला और चुंबकीय क्षेत्र का भी। अब अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें आप लोगों को बताना है कि चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है। तो सभी लोगों को याद रखना है, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर होती है। कहाँ होती है? ध्रुवों पर। जैसे मान लीजिए कि यह एक क्षण चुंबक है, तो इसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक होता है साउथ पोल, है ना। तो यही दोनों जगह पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर क्या होता है? चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि चुंबक की प्रबलता सबसे कम कहाँ होती है। तो आपने देखा कि किनारों पर सबसे अधिक होती है, किनारा मतलब ध्रुव पर। सबसे कम अगर पूछेगा तो बताना है चुंबक के बीच में। कहाँ? बीच में। चुंबक के ठीक बीच वाला जो स्थान होता है वहाँ पर चुंबक की प्रबलता सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें आप लोगों को बताना है कि निम्न में कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अस्थायी चुंबक, आपको पढ़े होंगे कि चुंबक दो प्रकार का होता है, एक होता है अस्थायी चुंबक, दूसरा होता है अस्थायी चुंबक। तो पूछ रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब होगा बी, इस्पात का प्रयोग होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इस्पात का प्रयोग होता है। अब ये तो हो गया अस्थायी चुंबक। अगर आपसे पूछ ले कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, क्वेश्चन नंबर 17 में यही है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो आपको ध्यान में रखना है नर्म लोहे का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नर्म लोहा का। और इसी नर्म लोहा को आप मृदु लोहा भी बोल सकते हैं। तो याद रखना है अस्थायी चुंबक जैसे ही पूछेगा आपको बताना है नर्म लोहा यानी कि मृदु लोहा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि विद्युत चुंबक है एक। आप लोग को बताना है कि विद्युत चुंबक किसका एग्जाम्पल है, अस्थायी चुंबक का, प्राकृतिक चुंबक का, अस्थायी चुंबक का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है विद्युत चुंबक जो होता है एक अस्थायी चुंबक होता है, यानी कि इसका चुंबकत्व ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता है, थोड़ी देर के लिए ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बताना है कि एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। आप लोग पढ़े होंगे कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा होती है, तो इसकी दिशा किधर से किधर होती है। तो आप लोग को याद रखना है चुंबकीय बल रेखा की जो दिशा होती है वह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। किधर से किधर होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सब जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम पढ़ें मोबाइल में तो इसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा और वहाँ से आप उस लिंक पर जाइएगा तो एक वेबसाइट पर ले जाएगा। उस वेबसाइट पर आप जब चाहें इसको पढ़ सकते हैं। और ये तो वीडियो है ही, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो कीजिए वीडियो के बाद और जाके वहाँ से पढ़िए, तब जो है आपको कन्फर्म याद हो जाएगा। बार बार पढ़िए। चलिए इस इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में पूछ रहा है किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, तो चुंबकीय आघूर्ण कौन सी राशि है। तो याद रखना है चुंबकीय आघूर्ण होती है सदिश राशि। आप लोग 11th में पढ़े होंगे बल आघूर्ण, और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बल आघूर्ण जो है वह सदिश राशि है। तो जिस तरह से बल आघूर्ण सदिश राशि है उस तरह से चुंबकीय आघूर्ण भी कौन सी राशि है। तो याद रखना है यह भी एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो सबको याद रखना है चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच को कोण को दिक्पात कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता। बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा एकल चुंबकीय ध्रुव। इसका मतलब यह हुआ कि एक ध्रुव वाला चुंबक नहीं हो सकता। समझ गए आप लोग। एक ध्रुव वाला चुंबक आपसे कोई पूछेगा कि होगा, तो नहीं होगा। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होगा,
उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। जैसे मान लीजिए कि यह एक चुंबक है और इसको अगर आप बीच से काट भी देते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इस छोटे चुंबक में भी 2 ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा और ये जो अलग हुआ इधर भी 2 ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। तो एक ध्रुव कभी भी संभव नहीं है। तो यही यह क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका अस्तित्व नहीं होता, तो एकल चुंबक के ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर बताना है आप लोगों को एम्पियर मीटर किसका मात्रक है। कमेंट करके बताइए सभी लोग, एम्पियर मीटर किसका मात्रक है। तो सही जवाब होगा चुंबक के ध्रुव प्राबल्य का। रट जाइए सभी लोग, ध्रुव प्राबल्य का जैसे ही मात्रक कोई आपसे पूछे आपको बताना है एएम मतलब एम्पियर मीटर। ध्रुव प्राबल्य का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर मीटर। और आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर सीधे आपसे कोई पूछे कि एम्पियर किसका मात्रक है तो आप क्या बताइएगा, कमेंट कीजिए। ये आप लोगों के लिए CW है। CW मतलब कमेंट वर्क। कमेंट में इसको बताना है कि एम्पियर जो है वह किसका मात्रक है। तो एम्पियर किसका मात्रक है कमेंट करके बताइए। मैं आपको चेक कर दूंगा कमेंट बॉक्स में कि किन लोगों का सही हुआ। अब अगला क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आप लोगों को बताना है कि किसी पदार्थ का वह गुण क्या कहलाता है जो यह बताता है कि किसी पदार्थ को कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि वह गुण क्या कहलाता है जो यह बताता है कि किसी पदार्थ को कितना आसानी से हम चुंबक बना सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति। और चुंबकीय प्रवृत्ति को ही चुंबकीय सुग्राहिता भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना आप लोग को। चुंबकीय प्रवृत्ति का इंग्लिश होता है मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी। क्या होता है, मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी। यह बड़ा ही टफ नाम है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति हो या चुंबकीय सुग्राहिता हो, दोनों एक ही बात है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। बी और सी दोनों याद रखना है। कोई पदार्थ जैसे कि लोहा को आसानी से हम चुंबक बना सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होगी, यानी कि चुंबकीय सुग्राहिता अधिक होगी। और दूसरी तरफ अगर तांबा की बात करें तो उसको चुंबक बनाना बड़ा ही मुश्किल है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अर्थात चुंबकीय सुग्राहिता बहुत ही कम होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे, जिसको आसानी से चुंबक बनाइएगा उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि चुंबकीय सुग्राहिता अधिक होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 में बताना है कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति का अभी हम लोग ने चर्चा किया यह कौन सी राशि है। तो याद रखना है चुंबकीय प्रवृत्ति जो है एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि यदि किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन एम वेक्टर, चुंबकन को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एम वेक्टर से। और चुंबकीय तीव्रता को कैसे सूचित करते हैं, एच वेक्टर से। तो उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि काई एम, यह एक्स नहीं है, यह काई का सिंबल है। काई एम क्या होगा, तो याद रखना है चुंबकीय प्रवृत्ति का फॉर्मूला होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब कौन चीज़, काई एम। काई एम हुआ और काई एम बराबर क्या होता है, एम बटे एच। एम बटे में एच। एम का मतलब कौन चीज़, चुंबकन, और एच का मतलब चुंबकीय तीव्रता। तो कोई आपसे पूछे कि चुंबकीय प्रवृत्ति बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे एम बटे एच। क्या बताएंगे, एम बटे एच। एम का मतलब चुंबकन और एच का मतलब चुंबकीय तीव्रता। तो आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा। चुंबकीय प्रवृत्ति को किससे सूचित करते हैं, तो काई एम से सूचित करते हैं। यह सिंबल सभी याद रखना है। काई एम चुंबकीय प्रवृत्ति का सिंबल हुआ, एम वेक्टर चुंबकन का सिंबल और एच वेक्टर चुंबकीय तीव्रता का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रवृत्ति की एसआई मात्रक और बीमा बताएं। तो देखिए ये जो चुंबकीय तीव्रता है, चुंबकन है और ये चुंबकीय तीव्रता है, ये दोनों का मात्रक सेम ही होता है। ये दोनों का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है, एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर से एम्पियर मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पर कोई मात्रक इसका निकलेगा नहीं निकलेगा। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का न तो कोई मात्रक होता है न ही कोई बीमा होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मात्रक बताइए, आप कहिए कि नहीं बताएंगे क्योंकि होता ही नहीं है। और बीमा भी पूछेगा तो वही बात, होता ही नहीं है तो बताएंगे कैसे, क्यों नहीं होता है, क्योंकि चुंबकन का मात्रक और किसका मात्रक,
चुंबक की तीव्रता का मात्रक दोनों समान होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है 1 के बराबर होती है। कितना होती है? 1 के बराबर। तो याद रखना है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वह ऋणात्मक होती है। ठीक है, ऋणात्मक होती है, इसलिए इसको हम लोग चुंबक नहीं बना सकते हैं, है ना। प्रति चुंबकीय पदार्थ सबसे खराब चुंबक बनता है। क्यों सबसे खराब चुंबक बनता है? क्योंकि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो याद रखना है अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, यह छोटा होती है और साथ ही साथ धनात्मक होती है। छोटा और धनात्मक मतलब इसको चुंबक हम बना सकते हैं लेकिन बहुत बेहतरीन चुंबक नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रति चुंबकीय पदार्थों से बढ़िया बनेगा क्योंकि उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक थी। और एक और क्वेश्चन यहाँ से है, लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पूछ रहा है आपसे। तो लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वह बहुत बड़ी होती है, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत बड़ी होती है और साथ ही साथ धनात्मक तो होती ही है, यानी कि इसका चुंबक सबसे अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर 3 सवाल समझना था। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और लौह चुंबकीय पदार्थ की भी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक। और ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ है इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक है लेकिन यह छोटा है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति छोटा और धनात्मक है। जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है वह धनात्मक तो है ही लेकिन यह बहुत बड़ा है। ठीक है, यानी कि सबसे अच्छा चुंबक किससे बनता है? लौह चुंबकीय पदार्थ से बनता है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इसमें आप लोगों को बताना है कि तांबा होता है। तांबा क्या होता है? तो सभी लोग को याद रखना है यह प्रति चुंबकीय पदार्थ है। तांबा क्या है? प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो एग्जाम्पल से सवाल पूछता है तो यहीं पर देखिए मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल लिख दिया है, जैसे कि एंटीमनी, बिस्मथ, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, सोना, जल, एल्कोहल, हाइड्रोजन, हवा एवं निष्क्रिय गैस, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो सबके सब प्रति चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। इसके उदाहरण हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण। तो ये सब आपको रट जाना है। ये सब जो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इसको ये सब वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो वेबसाइट पर लेके आपको लिखना है, कॉपी पर लिख सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो देखिए प्लेटिनम, पैलेडियम और ऑस्मियम ये सब के सब क्या है? ये सब के सब अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो इनमें सभी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? इनमें सभी प्लेटिनम, पैलेडियम और ऑस्मियम ये सब के सब क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा होता है। तो लोहा जो होता है वह क्या होता है? लोहा लौह चुंबकीय होता है। लोहा क्या होता है? लौह चुंबकीय। ध्यान रखिएगा यह सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये सबको ध्यान रखना है सभी लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ जब चलते हैं तो हमको मिलता है कि इस्पात, निकेल, कोबाल्ट, लोहा तथा गैडोलिनियम ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब के सब लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में कौन पृथ्वी के चुंबकीय तत्व है? तो पृथ्वी के चुंबकीय तत्व 3 होते हैं, दिक्पात कोण, नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। याद रखना है आपको, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कितने होते हैं? 3, दिक्पात कोण, नमन कोण और क्षैतिज घटक। तो इनमें सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि चुंबकीय तीव्रता यानी कि H तथा चुंबकन M के एसआई मात्रक क्या होते हैं? तो याद रखना है आप लोगों को, चुंबकीय तीव्रता H और चुंबकन M के एसआई मात्रक क्या होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर प्रति मीटर। जब भी -1 पावर हो तो उसको प्रति पढ़ेंगे और मीटर, तो एम्पियर प्रति मीटर दोनों का मात्रक होता है। चुंबकीय तीव्रता का भी मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर और चुंबकन का भी मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर। तो समझ गए होंगे आप लोग।
अब अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि है अथवा अदिश राशि। याद रखना है यह एक सदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता कौन सी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 39 तक हम लोग पहुँच गए हैं। थोड़ा क्वेश्चन और है, इसको देख लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन 40 में पूछ रहा है कि पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में निहित चुंबकीय आघूर्ण उस बिंदु पर डैश कहलाता है। ठीक है, तो पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में निहित चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग चुंबकन कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकन कहते हैं। देखिए समझिए इसको, कोई भी पदार्थ है तो उसका आयतन होगा ही। आयतन कितना लेना है? एकांक आयतन। कितना आयतन? एकांक आयतन। और इस एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकन कहते हैं। और इसको एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एम से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। तो क्या होता है मात्रक? तो याद रखना है जूल प्रति टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो यह होता है जूल प्रति टेस्ला। इसके एक और मात्रक होते हैं जो यहाँ पूछ रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक डैश भी होता है। याद रखना है इसका एक और मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना है। देखिए यहाँ 2-3 क्वेश्चन मैं फिर से रिवीजन कराता हूँ। सीधे अगर आपसे पूछे कि एम्पियर मीटर किसका मात्रक है, तो ये जो एम्पियर मीटर है यह ध्रुव परावल का ऐसा मात्रक है। किसका मात्रक है? ध्रुव परावल का। अगर पूछे आपसे कि एम्पियर प्रति मीटर, मतलब AM पर पावर -1 लगा दीजिए तो क्या एम्पियर प्रति मीटर, यह किसका मात्रक है? तो यह चुंबकन का मात्रक है। इसका? चुंबकन का। और साथ ही साथ चुंबकीय तीव्रता का भी है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक, ये 2 चीज़ों का मात्रक है। AM पर पावर -1 किसका मात्रक? तो चुंबकन और चुंबकीय तीव्रता का। और चुंबकीय आघूर्ण यहाँ -1 हटा के अगर पावर 2 लगा देते हैं तो यह किसका मात्रक हो जाता है? चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक हो जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। यह भी ऑब्जेक्टिव है। किसी चुंबक को किसी बाह्य चुंबक के क्षेत्र में रखने पर वह जितना बल अनुभव करती है उसे कहते हैं, और बल नहीं, बल आघूर्ण। इसमें कह रहा है किसी चुंबक को किसी बाह्य चुंबक के क्षेत्र में रखने पर वह जितना बल आघूर्ण अनुभव करती है। ठीक है, जैसे देखिए एक चुंबक यह है और मान लीजिए कि एक चुंबक यह है। तो इसका ये मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र है, ये सब क्या है? इसका चुंबकीय क्षेत्र। और ये चुंबक है, इसका भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये जो छोटा वाला चुंबक है, मान लीजिए इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, मतलब दूसरा चुंबक के क्षेत्र में ले आए तो वह कुछ न कुछ बल आघूर्ण का अनुभव करेगी। किसका अनुभव करेगी? बल आघूर्ण का। और तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी गुण को हम लोग कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण। जितना बल का अनुभव की उसी बल को, सॉरी बल गुण नहीं, बल को, बल आघूर्ण को क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है। तो याद रखना है प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एकांक से कम होती है। कितनी होती है? एकांक से कम। अब यही सवाल पूछ रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है वह क्या होती है? तो इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एकांक से थोड़ा अधिक होती है। क्या होती है? एकांक से थोड़ा अधिक। एकांक से थोड़ा अधिक। और यह सवाल भी देखिए एग्जाम में पूछा गया है। एक और सवाल है इसी तरह का कि लौह चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है तो यह एकांक से बहुत अधिक होती है। एकांक से बहुत अधिक। अगर आपको याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी 1 मिनट में आपको याद कराता हूँ। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता पूछ रहा है। देखिए आपेक्षिक चुंबकशीलता जो होती है उसको हम लोग μr से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? μr से। ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है
इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता मत जो होती है वह एकांक से कम होती है। किससे कम होती है? एकांक से कम, मतलब 1 से यह कम होती है। म्यू आर छोटा है 1 से, म्यू आर का मतलब क्या? आपेक्षिक चुंबकशीलता, और एक मतलब एकांक। तो देख रहे हैं आप कि आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है। इधर क्या है? इधर जो है म्यू आर जो है यहाँ, यानी कि आपेक्षिक चुंबकशीलता जो होगा वह बड़ा होगा 1 से। ठीक है, मतलब आपेक्षिक चुंबकशीलता जो होगा वह 1 से बड़ा होगा। किसमें? अनुचुंबकीय पदार्थ में। अब लौह चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं, तो इसका जो म्यू आर होगा यानी आपेक्षिक चुंबकशीलता होगा वह ग्रेटर एंड ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि बहुत अधिक होगा, एकांक से बहुत अधिक होगा। तो अब आपको याद हो गया होगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता एकांक से थोड़ा सा कम, अनुचुंबकीय की एकांक से थोड़ा अधिक, और लौह चुंबकीय की एकांक से बहुत अधिक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कहता है कि चुंबकशीलता यानी कि म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो याद रखना है, चुंबकशीलता का फॉर्मूला होता है B/H। क्या होता है? B/H। चुंबकशीलता को हम लोग म्यू से नोट करते हैं। अभी हमने कहा था म्यू आर, तो वो क्या था? आपेक्षिक चुंबकशीलता। सीधे म्यू रहे इसका क्या मतलब? चुंबकशीलता। तो ये जो चुंबकशीलता होता है उसको म्यू से नोट करते हैं, और म्यू बराबर क्या होता है? B/H। यह पूछा गया सवाल है किसी न किसी साल, हमको ध्यान नहीं कि किस साल, लेकिन पूछा गया है। अब B का मतलब क्या है? तो B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र है। B का मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और H तो मैंने अभी कई बार आपको बताया है, आपको पता ही है कि चुंबकीय तीव्रता है। ठीक, तो चुंबकशीलता आप लोग समझ गए। अगला है कि चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, चुंबकशीलता का एसआई मात्रक अगर आपसे कोई पूछे तो बताना है हेनरी प्रति मीटर। क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर। चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर। एक और सवाल चुंबकशीलता से कि वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है। तो वायु और निर्वात दोनों की जो चुंबकशीलता होती है वह इकाई होती है, यानी कि 1 होती है। ठीक, तो चुंबकशीलता से 3 सवाल देखें। पहला, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू बराबर B/H। ठीक, यह पहला सवाल। दूसरा, एसआई मात्रक, तो हेनरी प्रति मीटर। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है, तो यह 1 होता है, इकाई होता है। ठीक, अब 2 सवाल और हैं। तो इसमें कह रहा है कि शैथिल प्रदर्शित करते हैं। शैथिल कौन प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा, शैथिल केवल लौह चुंबकीय पदार्थ ही प्रदर्शित करते हैं, बाकी कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए, जब भी चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा तो चुंबकीय सुई का आवर्तकाल जो है वह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर। तो ये थे टॉप 51 प्रश्न जो कि आप लोगों ने देखा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसको जो भी लाइक वगैरह करते हैं वो कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।